दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फिजिक्स पढ़ना में। तो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग मस्त होंगे। तो आज की क्लास हमारे 10th वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है, क्योंकि हम लोग आज एक ही क्लास में कई जानकारियाँ एक साथ ही जानने वाले हैं। और इस क्लास में हम लोग क्या जानने वाले हैं आप तो थंबनेल पे देख भी सकते हैं कि इसमें हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं। तो इसमें रासायनिक सूत्र को जानेंगे, जो कि महत्वपूर्ण रासायनिक सूत्र होंगे रसायन शास्त्र से, और ये सूत्र अधिक तौर पे एग्जाम में पूछे भी गए हैं, ठीक है ना। और दूसरा आप देख सकते हैं इसमें लिखा है धातु एवं उनके अयस्क। कुछ क्वेश्चन जो है धातु और उनके अयस्क से भी आते हैं, तो उसकी भी जानकारी हम लोग इसी क्लास में करेंगे। और एसआई मात्रक भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव में हमारे पूछे जाते हैं, उसका भी कहानी होगी। और भौतिकी के कुछ सूत्र भी हमें जानना होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कई बार सूत्र से रिलेटेड आ जाता है। जैसे फिजिक्स में सूत्र भी हैं ऐसे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसी में हम लोग जानेंगे कुछ फुल फॉर्म। बहुत सारे ऐसे हमारे होते हैं ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन जो फुल फॉर्म से भी संबंधित होते हैं। तो इस तमाम जानकारियों को इसी क्लास में हम लोग करेंगे। तो ये क्लास उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है जिनका एग्ज़ाम है, यानी जो एग्ज़ाम देने वाले हैं और जो तैयारी करने वाले हैं, उनकी भी बात इस क्लास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। और हमें उम्मीद है कि इस क्लास को आप अच्छे ढंग से करेंगे। और जहाँ तक अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो उसमें आप कोशिश करिएगा कि मुख्य बातें आप अपने कॉपी पर नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए ये ऐसे भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। और जानकारी रहेगी तो और भी बेस्ट रहेगा। बड़े क्लासों के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं यहाँ पर देखिए। फर्स्ट इस क्लास का क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा, यानी इसे हम लोग खाने वाला सोडा भी कहते हैं, तो इसका केमिकल फार्मूला, यानी लिखा भी है ना फार्मूला, और किससे संबंधित फार्मूला जान रहे हैं? केमिस्ट्री से। ऐसे कुछ फार्मूला रसायन शास्त्र की बात हो रही है, तो उसी तरह कुछ फार्मूला हमारे भौतिकी में भी आएंगे। तो देखिए फर्स्ट कह रहा है कि बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा का ये सूत्र क्या होगा? NaHCO3। खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? NaHCO3। अगर रासायनिक नाम पूछ दिया जाए तो कभी कभी हम लोग इसे बताते हैं ना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो ऑब्जेक्टिव में रासायनिक नाम भी आ जाते हैं। दूसरा हमारा कह रहा है कि विरंजक चूर्ण, जिसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं, तो विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? CaOCl2। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है? CaOCl2, यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका रासायनिक नाम हो जाता है, ठीक है ना। और अगला आप देख सकते हैं इसमें, अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये भी बहुत ऑब्जेक्टिव में पूछता है क्वेश्चन कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र बताइए। तो ये क्या होता है? CaSO4 × ½ H2O या 1/2 H2O भी आप कह सकते हैं। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी कि ये हमारे हो गए प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, ठीक है। तो यहाँ तक हमें क्लियर हो गया जानकारी। अगला क्वेश्चन है कि ये देखिए, क्वेश्चन तो ना कह सके, सूत्र ही कहेंगे। अगला सूत्र हमारा होगा जिप्सम का, और जिप्सम में क्या है? कैल्शियम सल्फेट × 2H2O, यानी CaSO4 × 2H2O। इसी से कहानी बनती है ना POP का, तो उसी के साथ कुछ मैच कर रहा है बातें, है कि नहीं। तो जिप्सम का सूत्र क्या होते हैं? CaSO4 × 2H2O, ठीक है। अगला हमारा है अम्लराज, या जिसे हम एक्वारेजिया भी कहते हैं। ये वही द्रव है जिसमें इतनी क्षमता होती है कि ये सोना जैसे या प्लेटिनम जैसे धातुओं को भी क्या करता है? गला सकता है। तो ये एक प्रकार के ताज़ा मिश्रण होता है और बहुत ही ताकतवर है ना। तो इसका सूत्र क्या है? HNO3 + 3HCl, यानी कभी कभी इसका अनुपात भी पूछता है। तो पूछ सकता है कि अम्लराज में नाइट्रिक अम्ल का और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात क्या होगा। तो अगर पहले नाम इसका उच्चारण किया है नाइट्रिक अम्ल का, तो यहाँ पर 1 दिख रहा है ना, एगो HNO3 है, यहाँ पर 3 HCl है, तो 1:3 अनुपात में भी मिला रहता है। अगर कोई पूछ दे कि HCl और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात, तो पहले अगर HCl पूछता है तो आप पहले 3 कर देंगे और बाद में HNO3 के लिए 1 कर देंगे। तो पूछने वाले के तरीका कैसे हैं, उस आधार पर अनुपात बताए जाते हैं। तो ये अम्लराज के सूत्र हो गए। ये 2 तरह के यौगिकों का मिश्रण होता है, जिसमें एक हमारा नाइट्रिक अम्ल और एक हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है ना।
अगला हमारा सूत्र होने वाला है वॉशिंग सोडा। ये भी बड़ा फेमस होता है ऑब्जेक्टिव के लिए। तो ये वॉशिंग सोडा या जिसे हम लोग धोवन सोडा या धोबिया सोडा भी कहते हैं, इसका सूत्र क्या है जी? Na2CO3 इंटू 10H2O। Na2CO3 इंटू 10H2O यानी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका मतलब 10, तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसका रासायनिक नाम हो जाता है। तो इस तरीक़ा से हम लोग यहाँ तक ये सूत्र क्लियर किए। अगला हम लोग देखेंगे चीनी का सूत्र, जो कि बड़ी फेमस है ना। चीनी का सूत्र क्या होता है जी? तो C12H22O11। चीनी का सूत्र क्या है? C12H22O11। और अगला हमारा सूत्र आ रहा है यूरिया, या अपने भाषा में हम लोग इसको खाद के नाम से बोलते हैं ना, यूरिया खाद। ये वही है ना कार्बन से निर्मित पहला यौगिक जो लैब में बना था। कार्बन से निर्मित पहला यौगिक कौन बना था? यूरिया बना था। और यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2CO NH2। यूरिया का सूत्र पूछा जाए हमसे आपसे तब क्या बताइएगा? NH2CO NH2, ठीक है ना। अगला है कास्टिक सोडा। कौन सोडा जी? कास्टिक सोडा। इसका सूत्र क्या होता है? NaOH यानी सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होगा? NaOH। तो इस तरह से हम लोग ये सूत्र भी जान गए। अगला भारी जल। हम लोग कभी कभी सुने होंगे कि एक पीने वाले जल होते हैं जो ज़मीन से निकल के आते हैं, तो मृदु जल होते हैं। एक नदी तालाब के जल होते हैं, तो उस जल को हम लोग क्या बोलते हैं? भारी जल। और इसका सूत्र क्या होता है? D2O। इसका पूरा नाम कहा जाए तो हम लोग बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसके अणुभार कितने होते हैं? 20 ग्राम के आसपास होते हैं, ठीक है ना। एक साधारण जल जिसको हम लोग पीते हैं तो नॉर्मल वाटर, इसका सूत्र तो आप लोग जानते ही होंगे H2O। और इसका वजन लगभग कितना ग्राम लेते हैं? 18 ग्राम के आसपास होता है, ठीक है ना। तो इस तरीक़ा से आप इसको जान गए। चूना जल, ये भी एग्जाम में पूछता है कि बुझा हुआ चूना या भखरा चूना का सूत्र बताइए, या चूना जल का। तो ये तीनों नाम पूछते हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन इसके सूत्र क्या हैं? एक ही हमारे होंगे, CaOH का होल ट्वाइस। चूना जल, बुझा हुआ चूना, भखरा चूना, इसका सूत्र क्या बताइएगा? CaOH का होल ट्वाइस। या पूरा नाम अगर पूछ दिया जाए तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। उम्मीद है इस बात को आप जान गए होंगे। आगे समझ लीजिए ग्लूकोज। जैसे चीनी फेमस होता है भाई, अपने आप में चीनी का हम लोग कई बार नाम याद रखते हैं, इसका सूत्र भी। तो ग्लूकोज का भी हम लोग याद रखते हैं। और ये कितना होता है ग्लूकोज का? C6H12O6। ग्लूकोज को बनाने में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लगे हैं। और इनके कितने कितने भाई अणु हैं? तो C6H12O6। अगला सूत्र होगा बेंजीन का। अगला सूत्र क्या होगा? बेंजीन का। और बेंजीन का सूत्र क्या होते हैं? C6H6। ये बेंजीन, इसकी जो रचना चक्रीय होती है, याद आ रहा है क्या? कुछ ऐसे हम लोग बनाते थे ना, ऐसे करके बेंजीन की संरचना करते थे। देखिएगा ध्यान में, आप लोग कुछ ऐसे ही करते थे ना। तो बेंजीन की ऐसी रचना बनाते थे। इसका सूत्र क्या होता है? C6H6। अगला हमारा सूत्र होगा मेथेन। मेथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। ये वही कार्बन है जो हाइड्रोजन के 4 परमाणु से अपना क्या बॉन्ड बनाया रहता है, याद आ रहा है क्या? तो ये हमारे मेथेन है। और इनको हम लोग मार्स गैस भी कहते हैं। कौन सा गैस कहते हैं? मार्स गैस के नाम से पुकारते हैं। मेथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। तो यहाँ तक उम्मीद है आप 15 तक समझ गए बातें। अगला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हमारे पेट में जो अम्ल पाया जाता है, हमारे पेट में जो अम्ल पाया जाता है उसका नाम क्या है? HCl। इसका pH मान लगभग कितना होता था? 1 होता था ना। ये अपने आप में एक प्रबल अम्ल है। कैसा अम्ल भाई? प्रबल। अब थोड़ा ज़्यादा इस पे चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि अभी तो हमको केवल सूत्र पर चर्चा हो रहा है, नहीं तो इन सब की अपनी बड़ी बड़ी जानकारियाँ हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HCl। ये हमारे पेट के अंदर भी मौजूद होता है, ठीक है ना। अगला है सोडियम फास्फेट। अगला हमारा एक सूत्र बनने वाला है क्या? सोडियम फास्फेट। इसका सूत्र क्या है? Na3PO4। इसका हमारा सूत्र क्या होगा? Na3PO4। किसका जी? सोडियम फास्फेट का सूत्र। और उसी तरह एक और हमारे पास आ गया, उसी जैसा नाम में है सोडियम कार्बोनेट।
अगला हमारा जो सूत्र जानने वाले हैं, किसका जानने वाले हैं? सोडियम कार्बोनेट का। तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र कितने होते हैं? Na2CO3। क्लियर हो गया ये जानकारी? यहाँ तक हम लोग समझ गए, 18 तक क्लियर हो गया। चलिए 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए, क्लोरोफार्म। ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लोरोफार्म का सूत्र क्या होता है? तो बताइए, CH3Cl। क्लोरोफार्म का सूत्र क्या होता है? CH3Cl। किसके सूत्र हैं ये? क्लोरोफार्म का। और एक सोडियम क्लोराइड, या अपने भाषा में कहें तो साधारण नमक। तो साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl। साधारण नमक का सूत्र हम लोग जानते भी होंगे, घर पर भी ये नमक हमारे मिलते हैं। तो इनका सूत्र क्या होता है? NaCl। तो इस तरह से ये हमारे 20 ये जो हुए केमिस्ट्री का फार्मूला, एग्ज़ाम के लिए इनमें से कई गो क्वेश्चन बार बार पूछे भी जाते हैं, और आने वाले एग्ज़ाम में भी हमें उम्मीद है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे देखिए, अनुमान ही लगाना ज़रूरी है, गारंटी तो हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमारी जो ज़िंदगी होती है वो अनुमान पे चलती है। और कोई गारंटी दे रहा है तो भाई अब तो पता ना उसकी बातें क्या कही जा सकती है। हम लोग अपना अनुमान ही करते हैं। पढ़ाई करिए, अपना जानकारी रखिए, और इसी में कुछ गेस किया जाए, कुछ अनुमान किया जाए, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखते हुए ही तो अनुमान हम लोग करते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। अब कोई कहे कि हम गारंटी देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, भाई आप तो बहुत महान होंगे, है ना? तो इस तरह से हम लोग यहाँ जाने और हम आगे बढ़ते हैं। और आगे देखिए क्या करने वाले हैं। तो ये हो रहा है हमारा प्रमुख धातुएं एवं उनके अयस्क। एग्जाम में यहाँ से भी कुछ ऑब्जेक्टिव बने हुए हैं कि कुछ धातु रहते हैं, उनके अयस्क के बारे में पूछा जाता है। यह भी पूछता है कि ये कौन से, ये जो अयस्क हैं किस धातु के हैं। तो कैसे भी करे क्वेश्चन पूछ देगा, अब तो पूछने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट है पारा, जिसको हम लोग मरकरी भी कहते हैं, और इसका संकेत क्या होता है? Hg। तो पारा के प्रमुख अयस्क क्या है? सिनेबार, जिसको सूत्र के रूप में क्या लिख सकते हैं? HgS। अगर हमसे पूछा जाए कि सिनेबार किसका अयस्क है, तो पारा का। उल्टा भी पूछा जा सकता है ना? लेड यानी सीसा, इसका अयस्क का नाम क्या है? अयस्क देखिए एक से अधिक भी हो सकते हैं, किसी धातु के अयस्क जो होंगे एक से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे मेन को जान लेते हैं, है ना? तो अगला लेड का जो बात हो रहा है, इसका अयस्क क्या है? गैलेना, जिसको हम लोग सूत्र के रूप में PbS कहते हैं। ठीक है ना? गैलेना किसका अयस्क है? तो लेड का। लेड मतलब सीसा, जो कि अपने आप में ये Pb के द्वारा संकेत किए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। और अगला देखिए, टीन के बारे में बात कर रहा है। टीन समझ में आ रहा है क्या? Sn संकेत होता है टीन का। तो टीन का क्या होता है? कैसीटेराइट। टीन का कभी कभी टीन स्टोन भी नाम सुने होंगे, जरूर सुने होंगे। तो ये हमारा क्या है? कैसीटेराइट, जिसका सूत्र होगा SnO2। थोड़ा ये अंग्रेजी नाम है कैसीटेराइट, तो इसका सूत्र क्या होता है? SnO2। ठीक है ना? तो ये टीन का था। यूरेनियम, यूरेनियम का नाम तो हम लोग सुने ही होंगे। यूरेनियम बड़ा फेमस चीज़ है। यूरेनियम 92 कहते थे हम लोग ना। ये परमाणु बम बनाने में उपयोग होता है। ये अपने आप में एक क्या, ये जहाँ से अमेरिका लोग हीरो बनते हैं ना, तो उन लोग के देशों में ये काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, और ये महंगा भी होता है। जिस देश में ये यूरेनियम की मात्रा अधिक होती है ना, वो देश एक भाई महान बनता है, उसकी अर्थव्यवस्था बहुत ज़बरदस्त होती है। तो यूरेनियम के लिए पिंच ब्लेड, कौन ब्लेड? पिंच ब्लेड, U3O8। यूरेनियम का जो अयस्क होता है पिंच ब्लेड होता है, और पिंच ब्लेड का सूत्र क्या होता है? U3O8। ये सूत्र नहीं पूछता एग्जाम में, उम्मीद है कि आप इसको याद रखेंगे, बढ़िया रहेगा। अगला है पोटेशियम। पोटेशियम का अयस्क का नाम क्या है? नाइटर, KNO3। पोटेशियम का जो अयस्क होगा उसका नाम क्या है? नाइटर। क्या होगा? नाइटर। अगर सूत्र पूछे तो KNO3। तो हमको उम्मीद है कि एग्जाम में सूत्र बहुत कम ही पूछेगा। हाँ, ये सब पूछ देगा कि इसका क्या होगा। तो इसमें कुछ हैं जो VVI हैं, सब तो नहीं पूछा जाएगा ना, एगो दूगो भाई VVI है। जैसे लोहा है, लोहा के भी पूछे जाते हैं कि लोहा के प्रमुख अयस्क कौन है। तो इसमें थोड़ा दूगो के लेके चलते हैं। इसमें दूगो को दर्शाया गया है क्योंकि ये मेन है। जैसे हेमेटाइट,
क्या होते हैं, हेमेटाइट Fe2O3 या मैग्नेटाइट Fe3O4। अगर ध्यान रखें ट्रिक में हेमे और मैग्ने, तो मै मतलब अधिक होना चाहिए ना, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट मतलब किसी में कमी। जैसे आप यूँ समझिए कि दो मतलब चीज़ें हैं जिसमें आपको जांच करने को मिला। जैसे आपको कोई शूज खरीद रहे हैं तो एगो में आपको टाइट हो रहा है तो आप कहेंगे हेमे हमको टाइट हो रहा है, पैर बढ़िया से नहीं बैठ रहा है। 5-6 वो दिखाए तो कहेंगे मैं में टाइट हो रहा है, सब में आपके पैर जो है बढ़िया से नहीं फिट हो रहे हैं। तो जैसे ही मैं में कहें तो जनसंख्या उसकी क्या हुई, बढ़ गई। तो आप समझिए कि मैग्नेटाइट कहेगा तो Fe3O4 हो जाएगा, क्योंकि उसकी मात्रा बढ़ी तो उसका मान भी बढ़ा। अगर एगो याद रखेंगे Fe2O3 तो हेमेटाइट यानी एगो में यानी कम जनसंख्या है तो उसमें सूत्र कम होना चाहिए। मैग्नेटाइट यानी मैं में टाइट हो रहा है, आपका पैर जो है सूज बढ़िया से नहीं बैठ रहा है तो उस तरह से आप कहेंगे Fe3O4। इस तरह का एक छोटा सा सिंपल ट्रिक से आप इस अंक को याद रखेंगे, ठीक है। सोडियम का अयस्क क्या होते हैं, चिली साल्ट पीटर। सोडियम जो होता है ये तो एक अपने आप में बहुत क्रियाशील धातु है ना, जो ऑक्सीजन से आग पकड़ता है। तो इसका क्या है, चिली साल्ट पीटर NaNO3, ठीक है। और कहीं तो कहीं साधारण नमक से भी ये Na हमारा प्राप्त हो जाता है। जो समुद्री जल में ये Na की मात्रा मौजूद रहती है, ठीक है, तो वहाँ से भी मिल जाएगा। एल्यूमिनियम लिखा हुआ है तो एल्यूमिनियम का भी एग्जाम के लिए पूछा हुआ भाई, ये तो पूछा भी है शायद। बक्साइट के लिए Al2O3 × 2H2O, ये फेमस भी है एल्यूमिनियम का बक्साइट, है ना, इसको तो आप लोग याद भी किए होंगे। चलिए तांबा के लिए भी, तांबा का भी पूछता है एग्जाम में। तांबा के प्रमुख अयस्क पूछा जाता है क्या, कॉपर पाइराइट या क्यूप्राइट, ऐसे ये ज़्यादा फेमस होता है क्यूप्राइट। Cu2O या CuFeS2, थोड़ा सा लंबा चौड़ा नाम है, CuFeS2, है ना, नहीं तो क्यूपाइराइट है Cu2O, ठीक, ओके। चलिए अगला हमारा जिंक की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, जिंक की, है ना। 1 मिनट, थोड़ा सा ये कॉल आ रहा है। हेलो, हाँ सर, कौन सा फॉर्म, ना वो बचा नहीं है अभी तो, अब हम क्लास ले रहे हैं, बाद में बात करते हैं। चलिए थोड़ा सा समय इधर दे दिए, सर थे तो कुछ पूछ रहे थे, आइए समझते हैं। कॉपर पाइराइट CuFeS2 यानी ये था किसका, तांबा के ना। अब हम लोग जिंक पे आ गए। देखिए इधर थोड़ा सा भी माइंड इधर उधर होता है तो जिंक का क्या होता है, जिंक ब्लेंड, यानी सूत्र कहें तो ZnS कहते हैं ना। या इसका एक और है कैलेमाइन, एक जिंकाइट भी होता है, जिंकाइट ZnO के नाम से पुकारते हैं उसको। और ये क्या है, ZnCO3, जिंकाइट के लिए ZnO का प्रयोग करते हैं ना, जिंक ऑक्साइड जैसा है। तो जिंक ब्लेंड ज़्यादा फेमस है जिंक के लिए, या कैलेमाइन भी, ऐसे 3 गो है, तीनों में से कोई आ सकता है। तो इस तरीक़ा से हम लोग 10 गो जो है प्रमुख धातुओं का क्या जाने, अयस्क जाने। 10 गो प्रमुख धातुओं का अयस्क हो गया, 20 गो उधर हम लोग क्या जान गए, केमिस्ट्री का फार्मूला जान गए। अब चलते हम लोग आगे की तरफ। और ये सारे जानकारियाँ जो है अपने आप में बहुत बेस्ट है, यहाँ से एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, तो आप लोग इसको नोट भी करते चलिएगा। अगर ज़रूरत होगा तो आप कॉपी पे अच्छे से उतार लीजिएगा। बाय द वे फिर कभी इसको रिवीजन कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा, है ना। अब चलते हैं फार्मूला फिजिक्स के लिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए जैसे केमिस्ट्री के फार्मूला पूछे जाते हैं, वैसे फिजिक्स के भी फार्मूला जो होते हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, है ना। मेहनत तो भाई करना पड़ेगा। थोड़ा ये वीडियो हो सकता है कि कुछ लॉन्ग बने, लेकिन जानकारी है तो लेना ही पड़ेगा। अब आज के तो ज़माना ही शॉर्ट के चल रहे हैं, भले आपकी समय बर्बाद हो, कुछ सीखे या ना सीखे, थोड़ा मन को एंजॉय मिलना चाहिए। और उस एंजॉय के लिए पता ना हम लोग कितना रील्स देख देते हैं, मैंने बहुत सारे, लेकिन अगर वहीं एक लॉन्ग वीडियो देखते हैं तो उस वीडियो से बहुत सारा क्या होगा, इन्फॉर्मेशन मिलेगा, बहुत सारे जानकारियाँ मिलेगी। लेकिन एक लॉन्ग वीडियो देखने के लिए हमारा माइंड वहाँ पर कॉन्सेंट्रेट ही नहीं हो पाएगा, उबाई आ जाएगा, थोड़ा सा उबासी टाइप का, नींद टाइप का आने लगेगा। अब जिसके अंदर जुनून है भाई तो उसकी बात ही क्या,
जिनके अंदर जुनून होते हैं वो तो अपना लगे रहते हैं अपने मेहनत में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें पहला हमारा सूत्र शुरू हो रहा है, गोलीय दर्पण और फोकस दूरी के संबंध में सूत्र क्या होता है, तो आप लोग जानते भी होंगे F बराबर R/2। गोलीय दर्पण और फोकस दूरी के संबंध में सूत्र क्या होता है, F बराबर R/2, यानी कि गोलीय दर्पण की जो ये फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। ये सब जानते हैं ना, वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। ठीक है, ऐसे करके अगर बाई द वे कहीं कह दिया वक्रता त्रिज्या क्या होता है भाई, तो ये फोकस के दोगुना होता है। अगर R को अकेले कह दिया जाए तो इस तरीक़ा से ये सूत्र बनता है। अगला हमारा सूत्र होने वाला है क्या, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। दर्पण सूत्र क्या होंगे भाई, तो 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। कभी कभी इसको इधर उधर भी लिख देता है, यानी 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F, ऐसे भी, जहाँ पर V क्या बताता है, प्रतिबिंब को, और U क्या बताता है, वस्तु दूरी को, और ये क्या बताता है, फोकस दूरी को, है ना। तो ये तमाम जो पद आए हैं ये डिनोट करते हैं किसी न किसी चीज़ को, और इस जानकारी को आप लोग समझ ही गए होंगे। आगे कह रहा है कि दर्पण में आवर्धन, क्योंकि आवर्धन के बारे में हम लोग पढ़े होंगे कि एक आवर्धन दर्पण में आता है और एक आवर्धन लेंस में आता है। तो इसीलिए पहले हम लोग दर्पण में जान लेते हैं। तो दर्पण में जो आवर्धन के लिए सूत्र होता है वो क्या होता है, H2 बटा में H1, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई। कभी कभी H डैश बटा में H भी लिख दिया जाता है। तो ये क्या कहता है, ये कहता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई, है ना। तो ये ध्यान रखना है, ऐसे भी दिया जा सकता है। अगर कहीं ऊंचाई का जिक्र नहीं करता तो दूरी के संबंध में दे देता है, जैसे प्रतिबिंब की दूरी के संबंध में देता है, और ये क्या है, वस्तु की दूरी, ठीक है ना। इस तरह से वस्तु की दूरी के बारे में। और चिन्ह पर ध्यान रखना है कि -V बटा U हो जाएगा। ऐसे आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन रिवीजन है तो अच्छा है, इसमें फ़ायदा हो जाएगा फिर से हमारा माइंड, क्योंकि अभ्यास जो होता है हमारे दिमाग को वही समझता ही है। हमारा दिमाग एक मूर्ख तरह के इंसान है, इस सच में और गलत में फ़र्क नहीं जानता। हाँ, इसको अभ्यास अगर कराई जाए ना तो ये धीरे धीरे अपने अंदर उस चीज़ों को समझने लगता है कि हमको ऐसे ही करना है। तो बहुत से ऐसे आप देखेंगे, जैसे क्रिकेटर में होते हैं लोग, या बहुत से ऐसे प्रोफेशन है, पढ़ाने वाला ही हम लोग का ही है, तो बहुत बार रिवीजन करते हैं हम लोग। तो जो जितना अभ्यास करेगा ना भाई साहब, उसका माइंड उतना ही तगड़ा होता जाएगा, क्योंकि अभ्यास में ही वो ताकत होती है कि आपको कोई भी काम को सिखाने में वो क्षमता रखता है। तो मेन अभ्यास का खेल है। और अपने भाषा में हम लोग पढ़ाई में क्या बोलते हैं, रिवीजन बोलते हैं। रिवीजन में ही डिवीजन है, कहते हैं ना हम लोग। तो भाई साहब मेहनत चाहिए, लंबा समय चाहिए। अब ऐसे ना कि एक दिन किए फिर आराम करने लगे, तो वो तो भाई खतरनाक चीज़ें हो जाएगी। आपको कंटिन्यूअस लगातार की ताकत ही बहुत ज़बरदस्त है। अगर एक बूंद ही चीज़ें अगर लगातार हो रही है तो बाढ़ आ सकता है ना। बूंद में ताकत होती है भाई, ध्यान रखना है। ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए। और अगला क्वेश्चन, स्नेल के नियम से सूत्र बताइए क्या होगा। तो जानते ही हम लोग म्यू बराबर साइन I बटा में साइन R, जो कि ये किन्हीं दो माध्यमों के क्या होंगे, किन्हीं दो माध्यमों के लिए ये होते थे ना, आपतन कोण की जाया और अपवर्तन कोण की जाया का अनुपात। कभी कभी म्यू के जगह पे n भी लिख देता है, तो ध्यान रखना है। अपवर्तनांक को म्यू से भी संकेत करेंगे या न्यू से भी संकेत करेंगे। न्यू माने वहाँ पर n जैसा अक्षर ले लिया जाएगा। तो इस तरीक़ा से उम्मीद है कि आप वहाँ समझ गए होंगे। एक खुद के लिए भी एक अपवर्तनांक का सूत्र है, वो तो स्नेल के नियम से सूत्र था। यहाँ पर अपवर्तनांक का खुद भी सूत्र है, जैसे n या म्यू, ये वही है जिस पर हम लोग अभी बात कर रहे हैं अपवर्तनांक का। तो ये c बटा में v होता है, जहाँ c बताता है निर्वात में प्रकाश की चाल को। c जो होता है ये क्या बताता है, तो ये बताता है निर्वात में क्या बोलिए, प्रकाश की चाल को, है ना। और भी क्या बताता है, अलग अलग माध्यम दिखाता है। जैसे बहुत सारे अलग अलग माध्यम हो जाएंगे,
क्या क्या हो सकते हैं आप देख लेंगे। यहाँ पर जल भी हो जाएगा, यहाँ तक कि कांच भी हो जाएगा या हीरा भी हो जाएगा, माने बहुत सारे ऐसे हो जाएंगे माध्यम। तो ज़्यादातर हम बात नहीं करेंगे, इतना हमें उम्मीद है आप समझे होंगे। आगे करेंगे लेंस सूत्र के बारे में बताइए। कौन सूत्र की बात हो रही है? लेंस सूत्र। क्या होते हैं? तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये तो कुछ ऐसे ही लग रहा है जो दर्पण की तरह है। दर्पण में बस वहाँ साइन प्लस था और लेंस में साइन खाली माइनस है। तो ये तो आप लोग जानते ही होंगे, आसान चीज़ें हैं, रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। अब देखिए लेंस में आवर्धन आ गया ना बातें। आवर्धन दो तरह के थे ना, दर्पण के लिए, लेंस के लिए। तो लेंस के लिए बस बात वही है, चिन्ह केवल बदल गए। जैसे देखिए H2/H1 आवर्धन का संकेत m होता है ना, मैग्निफिकेशन। तो यहाँ पर +v/u हो गए। तो हम कह सकते हैं कि लेंस जब आएगा तब प्लस समझेंगे। ये क्यों क्या होता है ऐसे सर, ये तब यहाँ व्याख्या नहीं कर पाएंगे हम लोग। बस हमें जानना होगा यहाँ पर कि इतना होता है। लेक्चर में इस चीज़ों को हम लोग पढ़े होंगे, समझे होंगे। तो +v/u या H2/H1 या कभी H' भी लिख सकता है m बराबर ना। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, टेंशन लेने को नहीं, टेंशन देने को। क्या जी, आज जो हम वीडियो बना रहे हैं, आज बहुत से लोग रेस्ट में होंगे, आराम में होंगे। और आज हमारा जो ये वीडियो बन रहा है, आज हमारे कहानी की शुरुआत हुई है। साल तो हर साल बदलते हैं, लेकिन इस बार हमें अपनी हालात को भी बदल कर दिखा देना है ना, है कि नहीं? ये मेहनत किया जाए भाई। आने वाले समय हमारे एग्ज़ाम के हैं। तो आज हमारे इस साल का हैप्पी न्यू ईयर है, जो आज बहुत से लोग पार्टी भी मना रहे हैं। तो जिनके जुनून होते हैं, जिनके लक्ष्य होते हैं, वो बोलते हैं ना, जो बड़े बड़े शहरों में IAS की तैयारी करते हैं, तो लोग क्या बोलते हैं कि लोगों का दिन में पार्टी चलता है तो हमारा रात में NCERT चलता है। मतलब वो बुक का पढ़ाई करते हैं। लोग जितना कपड़े नहीं बदलते ना, हम लोग उतना तो किताबें बदल देते हैं। तो भाई उनकी ऐसी कथन ही उनको प्रेरित करती है, उनके अंदर मेहनत करने के जुनून होते हैं। और समय तो आते ही रहेंगे, लेकिन अभी जो हम लोग का चल रहा है मेहनत का, ये बार बार नहीं आएंगे। हर किसी न किसी को प्राकृतिक मौका देती है कि तुम्हारे पास है, इसे या तो खो दो या कुछ पालो, है ना। तो अभी हम लोग पढ़ाई भी कर लेंगे, एंजॉय भी कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं किसी एक ही तरफ पूरा टाइम दे देना। हमारे पास समय है भाई, तो इस समय को कुछ अपने काम में भी, बहुत से लोग ऐसे हैं कि बस टोटली पार्टी के ही ऊपर लगे हुए हैं, सब खो रहे हैं एकदम समय। और कुछ लोग हैं थोड़ा मैनेज कर ले रहे हैं, उनकी ज़िंदगी थोड़ा मैनेज के हिसाब से चल रही है कि कुछ पार्टी में भी हो जाए, कुछ पढ़ाई में भी हो जाए, क्योंकि अगले कुछ ही हमारा दिनों में एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो खुशियों में ध्यान रखना है, ऐसा खुशी ना मनाए कि फिर एक दिन वो दुख का कारण बन जाए। अल्पकालीन खुशी जो है, क्या पता दीर्घकालीन दुखी का कारण बन जाए। तो क्यों ना थोड़ा सा आज हम लोग अपने आप को समेट ले, सहम ले, आगे चल के और जश्न मनाएंगे बढ़िया। और सफलता का जश्न जो मनती है ना, वो थोड़ा और बेस्ट होता है। अगर रिजल्ट ला करके और हम अच्छे से जश्न मनाएंगे तो उसमें हमारे माता पिता भी शामिल होंगे, तो कहेंगे ना कि वाह क्या मेहनत किया है। तो वैसा दिन लाने के लिए आज हमें स्ट्रगल तो करना पड़ेगा ना। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ा जाए। तो देख लीजिए ये क्या है, लेंस की क्षमता। क्या है जी? लेंस की क्षमता का सूत्र। तो P बराबर 1/f होते हैं ना, जहाँ P लेंस की क्षमता को संकेत करता है और F जो होता है वो फोकस को बताता है ना, फोकस दूरी। तो हम कहते थे ना कि लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही लेंस की क्षमता कहते थे। तो इस तरह से ये इसके सूत्र हैं। आगे विद्युत धारा। विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है भाई? I बराबर Q/T। यानी ये क्या होते हैं? I तो होते थे हमारे धारा, क्योंकि ये तो हैं ही, लेकिन Q क्या होते थे? आवेश। और T क्या होता था? समय, है ना। तो इस तरह से आवेश बटा समय किसके सूत्र होते हैं? विद्युत धारा का। क्लियर? चलिए, आवेश के लिए भी खुद के सूत्र होते हैं। कभी कभी ऑब्जेक्टिव के लिए या न्यूमेरिकल्स के लिए Q बराबर NE। Q बराबर क्या जी? NE, जहाँ पर N क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या है, और E क्या बताता है? एक इलेक्ट्रॉन पे कितने आवेश होते हैं ना। तो इसकी जानकारी भी हम लोग करेंगे। कुछ मान जो बीच में आ रहा है, उस मान को भी हम लोग अलग से जान लेंगे ना। टेंशन मत लीजिए कि सर जी आप यहाँ मान क्यों नहीं बता रहे हैं, पीछे भी प्रकाश के चाल और ये सब बातें आप। विद्युत विभव याद आ रहा है ना? विद्युत विभव
ये वही विद्युत विभव है जो इकाई धन आवेश को अनंत से हम लोग ला रहे थे ना विद्युत क्षेत्र के अंदर। तो किए गए कार्य की मात्रा को क्या बनते थे, विद्युत विभव कहते थे। यानी V बराबर W बटा में Q, जहाँ W क्या होता था, ये कार्य को बताता था, और Q किसको, आवेश को ना, बिल्कुल। चलिए ठीक है। ओम के नियम से सूत्र, ये तो भाई बहुत VVI है ना, ओम के नियम वाला सूत्र बड़ी पूछता है। तो हम लोग जानते हैं ना, वीर है भाई, ओम जो है वीर है एक अपने आप में। तो वीर का मतलब क्या, यहाँ पर अगर बराबर हटा दे तो वीर नहीं हो जाएगा। ऐसे वीर के लिए मीनिंग हम लोग ऐसे नहीं लिखते हैं। तो समझिए कि ओम जो है ना, वो कोई कमजोर आदमी नहीं थे, वो वीर बलवान थे, तभी तो उनका नियम आज इतना समय तक हम लोग पढ़ रहे हैं। यानी V बराबर IR, V बराबर कौन, आर जी, IR, जहाँ I क्या था, धार है ना, और R प्रतिरोध। चलिए, उम्मीद है इस बात को आप लोग समझे होंगे। आगे करें कि प्रतिरोध का सूत्र क्या होगा, तो ओमे के नियम से बना सकते हैं। अगर आप देखना चाहेंगे तो V बराबर IR से R को अकेले करेंगे अगर, तो क्या हो जाएगा, V बटे I हो जाएगा ना। देखिए तो कहिए दिया है R बराबर V बटे I, यानी विद्युत विभव बटा में धारा। ठीक है। एक प्रतिरोध का सूत्र और भी होता है जो कि हम लोग पढ़े होंगे, ये चालक के लंबाई और क्षेत्रफल पे जब डिपेंड करता था, तब किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो उस कारण से हम लोग एक अलग से भी सूत्र की प्राप्ति किए थे, और वो सूत्र कितना होता है, तो कुछ ऐसे था ना, R बराबर रो इंटू एल बाई ए ना, R बराबर रो इंटू एल बाई ए। ये सूत्र कब प्रयोग होते हैं, जब चालक की लंबाई की बात कर दे, क्षेत्रफल की बात कर दे, तब ऐसा सूत्र लेंगे। जहाँ रो क्या है, तो इस पर हम लोग बात कर ही रहे हैं, लंबाई माने एल, ये तो दूरी दिखा रहा है चालक की, और ये क्या, क्षेत्रफल दिखा रहा है। ठीक है ना। तो रो को हम लोग क्या बोलते थे, प्रतिरोधकता कहते थे। रो को क्या कहा जाता था, प्रतिरोधकता, है ना। तो प्रतिरोधकता का भी सूत्र होते हैं, ये है रो जो उसकी हम संकेत कर रहे हैं। तो रो रहा है उसका यार, AR माने यार माने दोस्त, और दोस्त क्या है भाई, लंबा है। तो अगर आप ध्यान दें, जब भी कोई पूछे रो का सूत्र बताइए, तो आप समझें कि रो रहा है, इसका मतलब उसका यार ज़्यादा लंबा हो गया, हाइट में थोड़ा ज़्यादा लंबू बन गया है। एक तो बौना होने पे रोते ही हैं, एक अधिक लंबा हो जाएंगे तो भी रो रहा है उसका दोस्त। तो कोई पूछे काहे रो रहे हो, तो क्या बताएं, मेरा दोस्त लंबा हो गया इतना ना, मेरा यार इतना लंबा हो गया ना, इसीलिए हम रो रहे हैं। तो आप समझिएगा कि यार लंबा था, इसीलिए वो रो रहा था, है ना। चलिए, उम्मीद है इस बात को समझे होंगे। अगला क्या कह रहा है, देखिए, कह रहा कि अगर प्रतिरोधों को हम श्रेणी क्रम में संयोजन में जोड़ दें, प्रतिरोधों को अगर कैसे क्रम में जोड़ दें, श्रेणी क्रम में जोड़ दें, तो उस कंडीशन में RS हो जाएगा ना, सीरीज कम्बिनेशन R1 प्लस R2 प्लस R3। इसमें प्रतिरोध का जो मान होता है, ये क्या होता है, अधिक होता है। किस क्रम में प्रतिरोधों का मान अधिक होता है, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तब होता है। ठीक है। चलिए, अगला कम करना है, अगर हमारे प्रतिरोधों के मान को कम करना है तो उनको कैसे जोड़ना होगा, समांतर क्रम में। क्लियर ना। तो समांतर क्रम के सूत्र क्या होते हैं, 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हमारे किस क्रम के सूत्र हैं, समांतर क्रम। और ये समांतर क्रम क्या बताते हैं, प्रतिरोध के मान को कम करना है। तो किसके मान को कम करना है, प्रतिरोध के मान को कम करना है। क्लियर ना। हमारे घरेलू परिपथ में जो उपकरण जुड़े भी हैं, वो किस क्रम में जुड़े हैं, तो ये समांतर क्रम संयोजन में जुड़े हुए हैं। क्लियर। चलिए, बहुत बढ़िया, आप लोग इस बात को समझ रहे हैं। आगे कह रहे हैं ऊष्मीय ऊर्जा का सूत्र बताइए। ऊर्जा, भाई ऊर्जा तो है ही, ऐसे नहीं ऊर्जा नहीं कहना है, नहीं तो फिर कोई ना कोई उड़ भी जाएगा आसमान में। और उड़ना है ना, जो उड़ने की ख्वाहिश देखते हैं ना, अगर जिनका सपना होता है उड़ने के लिए, उनको पहले क्या करना होगा, उनको पहले चलने आना होगा, फिर उनको दौड़ना होगा, तब ना उनको उड़ना होगा। मतलब अपने एक सफलता की ऊंचाइयों पर जाना है, तो भाई साहब पहले तो चलेंगे भी ना, अभी ना कि बैठे हुए रहेंगे और सोचते रहेंगे, तो ऐसे कुछ नहीं होगा। कहा जाता है कि अगर तुम्हें उड़ना है तो सबसे पहले तुम दौड़ना सीखो, चलना सीखो, तब जाकर तुम उड़ोगे ना। तो हमें इसीलिए, अगर ऊर्जा हमारे अंदर है भाई और ख्वाब है हमें ऊंचा, तो भाई इसके लिए मेहनत तो करना पड़ेगा। H बराबर I² RT ऊष्मीय ऊर्जा,
जूल के ऊष्मीय नियम से सूत्र क्या होते हैं? तो H बराबर I स्क्वायर RT, जहाँ पर I धारा, R प्रतिरोध और T समय और H ऊष्मा, हीट ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। चुंबकीय बल, ये भी ध्यान रखिए, कभी पूछ सकता है। चुंबकीय बल मैग्नेटिक फोर्स QBV, जहाँ पर Q क्या है? आवेश, B चुंबकीय क्षेत्र और V वेग है। क्लियर ना? ये तमाम हमारे जो सूत्र हुए किसका? फिजिक्स का, जो अधिक तौर पे हम लोग कभी ना कभी पढ़े ही होंगे। क्या जी? यहाँ से एग्जाम में कई गो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ सकता है। तो इस तरह से हमारा अभी क्या समाप्त हुआ है? फिजिक्स का ये सूत्र क्लियर। अब चलते हम लोग आगे के तरफ। क्या कह रहा है यहाँ पर? थोड़ा चीज़ें गड़बड़ा गया था क्या? देखिए तो वहाँ जो हम लिखे कुछ भौतिक राशि एवं उनके सूत्र है जी, कुछ भौतिक राशि एवं उनके सूत्र न होना चाहिए। देखिए तो क्या लिखे थे, थोड़ा सा समझ लें यहाँ पर। हाँ, फार्मूला फिजिक्स में तो ये बात तो वहीं गड़बड़ा गया है ना, वही चीज़ें कर दिया है। कुछ थोड़ा सा इसमें चेंज करना पड़ेगा। हमें लगा कि वही बतिया फिर से आ जाएगा, तब तो हम लोग मेहनत हम लोग का गड़बड़ा जाएगा। यहाँ देखिए क्या करना चाहिए, समझ लीजिए। इनको देखकर हम लोग क्या समझ सकते हैं? कुछ भौतिक राशि एवं उनके मात्रक लिख दिया जाए। ठीक है, सुधार दिया जाए। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक क्षमा चाहते हैं कि हम लोग कंटेंट तैयार करने में बड़ा मेहनत लगते हैं, है ना। तो चले, मेहनत के लिए रेडी? बिल्कुल, चलिए आइए, एकदम देखिए लगे रहना, एकदम मेहनत तो होगा ही, बिल्कुल होगा। और बिना मेहनत के कुछ होने वाले हैं नहीं। और ख्वाब भी बड़े होने चाहिए ना। अगर हम बड़ा बन नहीं सकते तो बड़ा सपना तो देख सकते हैं। ख्वाब देखने के लिए पैसे लगते हैं क्या जी? आवर्धन या अपवर्तनांक का एसआई मात्रक जिस दिन पूछ दे उस दिन कह दीजिए कि भाई ये तो एक मात्रकहीन राशि है, इसका मात्रक ही नहीं बनता, ना ही इसका कोई क्या है भाई बीमीय सूत्र। यहाँ तो बीमीय सूत्र नहीं पूछेगा, ध्यान रखिए। ये क्यों सर मात्रकहीन बन गया? तो ये समान राशियों का क्या होते हैं, जैसे H डैश बटा में H, तो यहो ऊंचाई तो कट जाएंगे, कट के एक हो जाएंगे, तो एक कोई मात्रक थोड़े हुआ। अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल बटा में किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, तो चाल कट गया तो वही जो मात्रक नहीं बना। मात्रक हमेशा तभी बनेगा जब अलग अलग राशियों का क्या हो? अनुपात हो। कैसे राशियों का अनुपात हो? अलग अलग राशियों का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। देखिए, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक पूछा जा सकता है एग्जाम में, और ये VVI भी होगा। डाईऑप्टर, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होते हैं? एसआई मात्रक डाईऑप्टर होते हैं। कभी कभी ये 1 डाईऑप्टर जो होते हैं वो क्या लिखते हैं? मीटर इनवर्स, 1 मीटर इनवर्स के बराबर भी होते हैं। मतलब कि 1/f होता है ना, तो फोकस दूरी जो होती है मीटर में रहती है लेंस के समय में, तो यहाँ पर क्या कर देता है? मीटर इसका मान रख लेता है, और पावर नीचे कुछ नहीं तो प्लस में, ऊपर जाता है तो माइनस में, तो ये इन्वर्स में हो जाता है। तो डाईऑप्टर भी कह सकते हैं या मीटर इन्वर्स भी कह सकते हैं। किसकी मात्रा पूछी जाएगी? तो लेंस की क्षमता का। ठीक है, चलिए बढ़िया बात है। आगे हम लोग करते हैं, समझिए इधर बातें करेंगे। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? बताइए भाई। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, लाइट ईयर। ये बहुत बड़ा दूरी का मात्रक है। जैसे हम लोग मीटर, किलोमीटर ये सब जानते हैं ना, लेकिन ग्रहों की बीच की दूरी हो, अब चंद्रमा से हमारे अगर सूर्य की बीच की दूरी पता करना हो, पृथ्वी से सूर्य की बीच की दूरी, तो इन सब में क्या चीज़ प्रयोग कर सकते हैं? प्रकाश वर्ष। लेकिन ये और भी बड़ा दूरी, ये एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक के लिए भी, ठीक है ना। पता नहीं कोई याद कर रहे हैं? हेलो, हाँ अभी सर क्लास ले रहे हैं हम, आधा एक घंटे के बाद कॉल करते हैं आपके नंबर पे। ठीक है सर। तो देखिए इधर कहाँ पर हम लोग थे?
प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? जान रहे हैं आजकल पार्टी वोटी के लिए भी लोग जो है ना बुलाने के लिए चाहे ऐसे वैसे करिएगा क्या। एक तो आप लोग की तैयारी, ऊपर से शिक्षक जो हैं भाई आप लोग के लिए लगे हुए हैं, तो क्या किया जाए। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। और ये प्रकाश वर्ष लंबी लंबी दूरियों के लिए होता है भाई, साधारण दूरी के लिए नहीं होता ना। ग्रहों के लिए तारों के बीच की दूरी की पता करना है। जैसे आगे चाल या वेग का एसआई मात्रक, ये तो जानते ही होंगे। चाल या वेग का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड होते हैं, ठीक है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है बताइए? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है, ठीक है ना। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। जैसे आप ग्रीक अक्षर ओमेगा से भी इसे क्या करते हैं? ग्रीक अक्षर ओमेगा से संकेत करते हैं। क्लियर? कोई पूछेगा प्रतिरोध का एसआई मात्रक तो ओम, एग्जाम में पूछ सकता है। क्लियर ना। अब देखिए प्रतिरोधकता का, हम लोग पढ़े ना प्रतिरोधकता रो, यार उसका क्या था? लंबा था, रो रहा था। तो ए जो है क्षेत्रफल दिखाता है, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर गुणे आर प्रतिरोध का ओम, और लंबाई भी मीटर। तो कट गया ना एगो, तो एगो मीटर बच गया। तो इसको सीधा कर दिया जाता है, ओम को पहले मीटर को बाद में, और इसी को हम लोग बोलते हैं ओम मीटर। तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होते हैं। आप इस बात को जान भी गए हैं, ठीक है ना। चलिए विद्युत धारा बड़ा फेमस है भाई, विद्युत धारा क्या जी? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है विद्युत धारा का? एम्पियर। और ये परिपथ में एम्पियर कैसे जुड़ता था? बोलिए कैसे जुड़ता था? श्रेणी क्रम में ना। ए मीटर को, सॉरी ए मीटर एक यंत्र था, है हाँ। एम्पियर मात्रक होता है, ध्यान रखिएगा, हम भी कंफ्यूजन में हो गए। एम्पियर मात्रक है और ए मीटर एक यंत्र है जिस यंत्र से धारा को मापा जाएगा। क्लियर? जैसे मार्केट में गए हम आलू खरीदे तो आलू को मापा केजी में, लेकिन जो मशीनवा है भाई, मशीनों का तो अपना एक नाम होगा ना, तो वही तरह मशीन का नाम हो गया ए मीटर और उसके माप हो गया एम्पियर में। क्लियर ना। चलिए तो ए मीटर को कैसे जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में। चलिए उधर अब बात करेंगे तो समय ज़्यादा हो जाएंगे। आवेश, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। आवेश का एसआई मात्रक कूलम। ये कूलम वैज्ञानिक है भाई, कूलम क्या है? वैज्ञानिक है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, आवेश का एसआई मात्रक कूलम एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर? अगला है विद्युत विभव। देखिए विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होते हैं? वोल्ट। कोई पूछेगा कि विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होते हैं? वोल्ट होते हैं। ये अलेसांद्रो वोल्टा, अलेसांद्रो वोल्टा समझ में आ रहा है क्या? वो वैज्ञानिक थे जो शुष्क सेल का खोज किए थे और यही वोल्टा के नाम पर बन गया वोल्ट। किसका एसआई मात्रक? विद्युत विभव का। विद्युत शक्ति याद आ रहे हैं? विद्युत शक्ति इलेक्ट्रिक पावर, इसका वाट होता था ना, वाट, वही वाट जो वैज्ञानिक के नाम है ना, जेम्स वाट करके थे वो। तो ये छोटा मात्रक है, बड़ा में क्या होते थे? किलोवाट। याद आ रहे होंगे ना, 1 किलोवाट कितना होता था? 1000 वाट के बराबर ना। चलिए ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए मस्त है क्वेश्चन। विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। ऊर्जा आया तो जूल, बात खत्म ही कर देना है। विभवांतर, देखिए वोल्ट दो तरह के मात्रक बन जाता है ना, विभव के लिए और विभवांतर के लिए भी। तो विभवांतर भी पूछेगा तो क्या कहेंगे? वोल्ट ही कहेंगे, क्योंकि दो विभवों के बीच के अंतर को क्या बोलते थे? विभवांतर। ये तो आप लोग जान ही रहे होंगे। अगला विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक यानी बिजनेस मात्रक क्या होगा? तो भाई किलोवाट घंटा। ध्यान रखना है, किलोवाट खाली लगा है, किलोवाट लगा है तो शक्ति के लिए है। अगर कहीं घंटा, मंदिर के घंटा बजते हुए सुनाई दे दिए तो ध्यान रखना कि घंटा बजाने में ऊर्जा लगते होंगे। किलोवाट तो शक्ति में है, लेकिन घंटा बजाना है तो ऊर्जा चाहिए, तभी ना कोई घंटा बजाएगा। तो जब भी घंटा तभी ऊर्जा पर आपका ध्यान चला जाए कि अच्छा घंटा मंदिर में होगा, घंटा बजाने के लिए ऊर्जा चाहिए ही चाहिए। क्लियर ना? तो इस तरह से हमें उम्मीद है इस बात को आप समझे होंगे। विद्युत तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी होती है, एक बड़े क्लासों की जानकारी है, इसे शॉर्टकट में देता है। ये E बराबर F/Q जो कि विद्युत क्षेत्र का, ये क्षेत्र की तीव्रता का संकेत है और इसका मात्रक होता है वोल्ट मीटर।
या कभी कभी न्यूटन प्रति कूलम, क्योंकि न्यूटन भी हो जाएगा सूत्र से, न्यूटन बटा कूलम या न्यूटन प्रति कूलम भी हो सकता है। ये बड़े लेवल पे है, ज़्यादा यहाँ जिक्र नहीं है, आ गया तो इसको हम लोग चर्चा में कर लिए। बल का ऐसा ही मात्रक आप लोग जान ही रहे हैं। चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या होते हैं? वेबर। क्या होता है प्रभु? वेबर। एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं, वेबर किसका मात्रक है? चुंबकीय फ्लक्स का। क्लियर? अब इसी के जैसा एक भैया है चुंबकीय क्षेत्र। ओ, चुंबकीय क्षेत्र का भी पूछ देता है एग्जाम में कि चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो इसका क्या होता है? टेस्ला। निकोला टेस्ला के नाम पर ये मात्रक बने हैं, और निकोला टेस्ला के नाम पर एलोन मस्क की कंपनी भी है, टेस्ला कार वाली जो बनाती है, विश्व स्तर पे एक महान कंपनी है भाई। तो वो लोग बड़ा एम्बिशन रखते हैं, वो लोग की सोच थोड़ा बड़ा होता है, हमारे सोच कुछ सीमित में हो जाते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि जो जैसा सोचता है वैसा बनता है। ये कई बार ऐसे मैंने लोगों के द्वारा सुना गया कि ज़रूर सोच का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता होगा, हम लोग जैसा थिंक करते हैं अपने बारे में वैसा कुछ बिहेव भी करने लगते हैं। अब रही बात कि ये धारणा बना कि सोचने से क्या होता है, सोचने से भाई बहुत कुछ हो सकता है, उसके लिए करना भी तो पड़ेगा। बिना सोचे और बिना करे भाई अगर खाली करते रहेंगे तो फिर सोचेंगे नहीं तो भी गड़बड़ है। यानी हमारी जो गाड़ी है ये सोच और कर्म दोनों पे डिपेंड कर रही है। ये ना कि केवल साइकिल के एक ही पहिए पे गाड़ी चलाइए, साइकिल को चलाने के लिए दो पहियों की ज़रूरत है। तो हमारे इस शरीर को चलाने के लिए हम अगर अपने सक्सेस की बात करें तो कर्म भी हमारा होना चाहिए और थिंक भी वैसा होना चाहिए, तब जाके हमारी लेवल बनेगी, है ना। तो हमारा तरंग दैर्ध्य की बात कह रहा है अगला किसके बारे में बात कर रहा है? तरंग दैर्ध्य का। देखिए तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या होते हैं? ऐसे तो मीटर देता है कई बार, लेकिन एंगस्ट्रम भी आ जाता है। तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक एंगस्ट्रम भी कहता है या मीटर भी। ये भी एक तरह के दूरी की तरह है, दूरी जैसा बात हो रहा है, और इसके ऊपर ए के ऊपर ऐसे टोपी जैसा रख देता है, तो ये बन जाता है तरंग दैर्ध्य का ना, वेव लेंथ कहते हैं शायद अंग्रेजी में। और अगला है फ्रीक्वेंसी, याद आ रहे हैं? आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, ये क्या होते हैं? हर्ट्ज। संकेत के रूप में क्या लिखते हैं हम लोग इसको? HZ। हमारे घरों में जो धारा आती है कितना हर्ट्ज की? 50 हर्ट्ज की। कौन धारा थी? AC धारा। मतलब ये ऐसे ऐसे जो धारा चलता है ना, ऊपर नीचे ये कंपन ही, वाइब्रेशन ही एक तरह की क्या है? ये हर्ट्ज के लिए बात आ रहा है, ठीक है ना। पहले इसका कंपन पर सेकेंड, पहले इसका नाम CPS शायद था, कंपन पर सेकेंड, लेकिन चेंज होके हर्ट्ज में आ गया, पुराना वो मात्रक होगा। कार्य कैसा ही मात्रक तो आप लोग जान ही रहे हैं। तो इस तरीक़ा से 20 गो हम लोग क्या जान गए यहाँ पर? 20 गो मात्रक भी जान गए। जो मात्रक है तो भाई एग्ज़ाम के लिए क्या पता ऑब्जेक्टिव में आ ही जाएगा। कैसा लगा यहाँ तक? ठीक है कि आप लोग, कुछ लोग तो थक गए होंगे यहाँ आते आते, कुछ लोग तो रिटर्न चले गए होंगे, और जिनका इरादा एकदम है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और एग्ज़ाम के लिए हम लोग डायलॉग ही बदल दिए हैं ना, नए साल आ गए तो हम लोग क्या बोल दिए? जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और फोड़ना है क्या? बम फोड़ना है। हम लोग को पढ़ाई के लिए बम फोड़ना है। हमारा जिस जंग की बात हो रही है वो जंग क्या है? एग्ज़ाम है। उस जंग में हम लोग जो लड़ने जा रहे हैं उसके लिए हमारा हथियार क्या है? ये कलम ही और हमारी शिक्षा। और कही भी जाती है कि जो शिक्षा होती है ना, इस दुनिया का एक ताकतवर हथियार होती है। आप चाहें तो इस शिक्षा के प्रयोग से विश्व स्तर में बदलाव ला सकते हैं, और ऐसा है भी भाई। ऐसे बहुत से खोज हुए भी हैं इस संसार में कि उसके एक खोज से विश्व में बदलाव आए। ये उसका एग्जाम्पल में जीता जागता मूर्त, ये क्या है? प्रकाश। ये बल्ब की कहानी भी तो अपने आप में सुने होंगे ना, कि कितना फेल हुआ फिर भी वो हार नहीं माना। यानी उस शख्स को गिराना बड़ी मुश्किल हो जाता है जिसको चलना ठोकरों ने सिखाया हो। भाई अगर कोई चाहे कि उसको हम गिरा दें, उसको नीचे कर दें, उससे हम आगे बढ़ जाएं, तो भाई साहब वो चलता ही है ऐसा ना। तो कई बार ठोकरों से सहते हुए आगे बढ़ा है, संघर्ष झेला है। तो जो इंसान संघर्ष झेले हैं उसको जल्दी गिरा कैसे पाएंगे? इसीलिए हमें रिकॉर्ड बनाने के लिए मेहनत करने होंगे, किसी से तुलना नहीं करनी अपनी। ये मेन हमारी कहानी होनी चाहिए। ये ना कि हम किसी से तुलना करते रहें कि फलाना का ये हो गया, चिलाना का ऐसे हो गया। तो क्या हमारी ज़िंदगी उनकी ज़िंदगी का पन्ना एक ही जैसा है क्या?
ये एग्ज़ाम की कहानी नहीं है, ये स्कूल का एग्ज़ाम नहीं है कि सबके पेपर एक होते हैं। जीवन के जो एग्ज़ाम होते हैं इनके लिए सबके पेपर अलग अलग सेट होते हैं। किसी को नॉर्मल ज़िंदगी मिलती है, किसी की ज़िंदगी अलग मिलती है। अब कोई ऐसे पौधे हैं जो छाँव में पल रहे हैं, अब कोई ऐसे पौधा है जो धूप में, तो बताइए कि कौन ज़्यादा टिक पाएगा। अक्सर वे पौधे तो मुरझा जाते हैं ना जो छाँव में पलते हैं, वहीं टिकते हैं जो धूप और बरसात और ये मौसम का मार झेलते हैं, तो वो अधिक दिन तक टिकते हैं, क्योंकि भाई वो झेल रहे हैं और झेलने वाला प्राकृतिक रूप से क्या होता है, मजबूत होता है। तो ये कहना चाहते हैं हम लोग थोड़ा चीज़ों को समझें, मेहनत करें, ये ना कि सब कुछ बिना मेहनत के ही प्राप्त कर लिया जाए, तो फिर कद्र ही नहीं होगी, है कि नहीं। बिना मेहनत के चीज़ अगर आपको मिल जाए तो इंसान उसका कद्र ही नहीं करता। कद्र तो उसका करता है जो वो मेहनत से प्राप्त करता है, क्या जी। तो इस तरह से हम फुल फॉर्म की तरफ पहुंचने वाले हैं, और अभी तक हमने बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ समझा, और आप लोग भी अभी तक साथ हैं तो बढ़िया है। चलिए अगला हमारा फुल फॉर्म में क्या है, डीएनए। नाम सुना सुना लग रहा है, और आरएनए, ये दोनों जैविक पदार्थ हैं जिनसे जीव की रचना होती है। तो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, यहाँ शायद एसिड छूट गया है, आप समझिएगा। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये एक तरह के जैव रसायन पदार्थ हैं, और ये एक जीव के निर्माण में सहायक होते हैं, और आनुवांशिक लक्षण भी ले जाते हैं हमारे माता पिता से, हमारे अंदर लाते हैं। हमारे लक्षण हमारे आने वाले पीढ़ी में आएंगे। ये आनुवंशिकता का भौतिक आधार भी कहा जाता है डीएनए ना, इसके बारे में लेक्चर में हम लोग बढ़िया से पढ़े होंगे। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, यहाँ भी एसिड छूट ही गया है, पता न क्यों। तो डीएनए और आरएनए का पूरा नाम तो आप लोग जान ही गए, बस डीएनए में, अच्छा आरएनए में मिस्टेक हो गया है, थोड़ा सा ध्यान रखिए। यहाँ पर ये जो डीऑक्सी इसको काट दिया जाए, बस आरएनए का मतलब राइबोज न्यूक्लिक एसिड होगा। क्षमा चाहते हैं, इस पर ध्यान नहीं गया मेरा। राइबोज न्यूक्लिक एसिड किसका पूरा नाम है, आरएनए का पूरा नाम है। डीएनए में बस डीऑक्सी लगा देना है, बाकी सेम वर्ड वहीं रहेगा, ठीक है। चलिए अगला है ईसीजी। ईसीजी का भी नाम सुने होंगे ना, जो हृदय के बारे में बात करता है, जो मापन की क्रिया करता है। तो क्या है भाई, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कभी कभी हम लोग फिल्मों में या कहीं नहीं देखे हैं कि मशीन चलता है उसमें ग्राफ ऊपर नीचे, तो लोग बोलते हैं कि हाँ भाई मस्त है। पता है कि इसके ग्राफ भी हमें संकेत कर रहे हैं, ध्यान रखिए। ये जो ग्राफ होते हैं, ये ऊपर नीचे ग्राफ, ये बता रहे हैं कि अगर है तुम्हारी ग्राफ अगर ऐसी है तो तुम जीवित हो। मतलब कभी तुम्हारी ज़िंदगी टॉप पे जाएगी, कभी तुम गर्त में गिरोगे, फिर कभी ऊपर उठोगे, ये चक्र चलता रहेगा। कभी सफलताएं असफलताएं तुम्हें मिलती रहेगी, सुख दुख की ये दुनिया आती रहेगी। अगर है तो तुम जीवित हो। अगर तुम्हारा ग्राफ ये समतल और प्लेन हो गया तो तुम चले गए, खत्म हो गए, टन बोल गए। तो इसीलिए ये ग्राफ भी संकेत करता है कि हे मानव, अगर तुम्हारी ग्राफ जिंदगी के ऊपर नीचे हो रही है, तुम्हारे जीवन में सुख दुख आ रहे हैं, तो इसका मतलब तुम जीवित हो, तुम कुछ करोगे भाई। नॉर्मल एकदम चल रहा है सब कुछ प्लेन, तो भाई समझना कि एक्सीडेंट हो सकता है। अक्सर प्लेन रोड पे ही तो एक्सीडेंट होते हैं, उबड़ खाबड़ रोड पे तो भाई थोड़ा डर के धीरे धीरे चलाएगा। जो प्लेन हो जाएगा पूरा एकदम होशो हवास में खो देगा, और स्पीड का तो बात ही नहीं, और ऐसे ही कहानी हो जाएगी। आज ही 1 तारीख, आज हैप्पी न्यू ईयर में हम लोग के ही मोहल्ला के एक व्यक्ति को, 2 व्यक्तियों को अचानक तुरंत एक्सीडेंट हो गए, बताइए। अब उसमें एक व्यक्ति का डेथ हो गया है, एक व्यक्ति जीवित हैं, अभी उनकी इलाज चल रही है। भगवान करे वो जिए भाई, क्या पता। अजीब तरह की ये कहानी उनके घर, बताइए कैसा हैप्पी न्यू ईयर मन रहा होगा। तो यंग लोग बाइक लेके एकदम चल दे रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है, और होश हवास खो दे रहे हैं, और भुगतना तो पेरेंट्स को पड़ रहा है ना। तो इसीलिए ज़िंदगी अनमोल है भाई, इसे प्रेम किया जाए। हम लोग क्यों अचानक इसको पल भर में ख़त्म कर लेते हैं। जीवन है, अभी जिया जाए, क्या मिला है तो बाहबही में देखा देखी में करके और ख़त्म कर ले रहे हैं हम लोग ना। चलिए आगे बढ़ा जाए। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC एक क्या था, रसायन था, जो कि ये याद आ रहा है ओजोन परत के छेद करने में ये भैया बड़ा योगदान देते थे, और इस तरह से ये हमारे लिए क्या है, खतरनाक कहानी हो जाएंगे CFC। तो पूरा नाम क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ये ओजोन परत को क्षति पहुंचाते हैं। एड्स,
एड्स का तो नाम सुने होंगे, ये एसटीडी रोग है ना, लैंगिक जनन संचारित रोग, जो कि यौन संपर्क से होते हैं। असुरक्षित यौन संपर्क, अगर असुरक्षित तरीका से शारीरिक संबंध कोई बनाता है, नहीं जांच पड़ताल करेगा, नहीं जानेगा समझेगा, नहीं शिक्षित रहेगा, तो ये संभावना है एड्स होने की भैया। और एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स का पूरा नाम क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। और ये जो रोग होता है जिस वायरस से, उसका नाम क्या है? HIV। ये जो वायरस है HIV से ही एड्स होता है। और इसका ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, यहाँ पर सिंड्रोम के मीनिंग गलती हो गए हैं, यहाँ पर थोड़ा इसको सुधार लीजिएगा, यहाँ गड़बड़ हो गया ना। तो HIV का ह्यूमन, बस ह्यूमन माने मानव, इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम हो जाएगा ना। तो ये रहा इसका फुल फॉर्म। आगे बढ़ा जाए। ATP का भी कई बार पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि ATP का पूरा नाम बताइए, तो एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ATP एक ऊर्जा होता है ना, ग्लूकोज के टूटने पर ये बनता है ना, तो ATP कोशिकीय ईंधन की तरह काम करता है। तो क्या होता है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। pH का भी हम लोग नाम सुने हैं, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, केमिस्ट्री में था ना, याद आ रहे हैं? रक्त का pH मान बताते थे 7.4। तो ये pH मान क्या बताता था भाई? किसी पदार्थ के अम्लीय, क्षारीय या उदासीन होने की सूचना देता है, ठीक है ना। याद तो आ रहे होंगे ना आप लोग को। चलिए, तो ये pH का पूरा नाम पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, यानी यूँ कहें तो हाइड्रोजन की शक्ति, हिंदी में कहें तो हाइड्रोजन की शक्ति, ठीक है। क्लियर ना? हाइड्रोजन की क्या? शक्ति। चलिए, तो pH का कहानी हो ही गया। pH का खोज किसने किए बताएंगे आप लोग? याद आ रहे हैं तनी मनी pH का खोज? चलिए बताइएगा कमेंट मार के तनी, जब बात आ ही गई है तो। चलिए आगे बढ़े। CNG, देखिए CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एक प्राकृतिक गैस है। CNG अपने आप में क्या है? प्राकृतिक गैस होता है। और ये वाहनों में ज़्यादातर फेमस हो गया है उपयोगी के तौर पे। वाहन का ईंधन है भाई। वाहन में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? CNG का। घर पे खाना बनाने में नहीं, खतरनाक हो जाएगा। CNG का उपयोग कहाँ करते हैं भाई? वाहनों का ईंधन है ही। CNG का पूरा नाम क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये एक प्रकार के प्राकृतिक गैस में आता है, ठीक है ना। क्लियर? जो कि प्रदूषण बहुत कम फैलाता है। धुआं के अपेक्षा ये प्रदूषण मुक्त चीज़ें है, इसीलिए इसका उपयोग ज़्यादा हो रहा है। LPG, जिसका उपयोग हम लोग घर पे करते हैं, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। LPG का पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। याद आ रहा है? LPG का प्रमुख अवयव क्या था? LPG का प्रमुख अवयव क्या था? उसका मेन भाग क्या? ब्यूटेन ना। हाँ चलिए, ब्यूटेन था। और मेथेन शायद किसका था? वहीं CNG में नहीं ना मेथेन आएगा, बायोगैस में शायद आएगा। DDT, देखिए ये कीटनाशक है। DDT पर भी बात कर, बड़ा ये फेमस कीटनाशक है भाई। प्राकृतिक में ये तो बड़ा समस्या फैलाता है ना। लेकिन क्या करिएगा, बिना इसके कहानी भी नहीं बनेगी। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, नाम बड़ी खतरनाक है, बहुत डेंजर है। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ध्यान रखिए। डाइक्लोरो डाइफिनाइल और इसके बाद ट्राइक्लोरो, यहाँ से ट्राइक्लोरो, और इसी में है इथेन। क्या है प्रभु? इथेन। DDT का पूरा नाम डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ठीक है ना। अब तनी खतरनाक है, क्षमा चाहते हैं अगर ये एग्जाम में ना पूछे तो बढ़िया रहेगा हमको। ये भैया ये तो बड़ा अजीब लग रहा है। क्या जी? आगे समझिए। WBC वाइट ब्लड सेल, ये तो रक्त के भाग में आते हैं ना WBC, इन सब का जीवन काल भी हम लोग पढ़े होंगे। RBC रेड ब्लड सेल, ये हमारे रक्त के क्या हैं? घटक है ना, ठोस भाग के। रक्त के जो तरल भाग थे और ठोस भाग, तो इसी में ना थे RBC, WBC, और एगो था प्लेटलेट्स था। चलिए, POP का भी नाम सुना सुना लग रहा है। प्लास्टर ऑफ, बोलिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस। POP का पूरा नाम बोलिए। POP का पूरा नाम क्या था? प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना। चलिए, तो और भी है क्या इसमें? यहाँ तक कम से कम
हम लोग क्या जाने फुल फॉर्म। देखिए फुल फॉर्म तो ऐसे बहुत सारे होंगे इस संसार में, ऐसा थोड़े है, लेकिन हम लोग अपने 10th बेस पर अपने एग्ज़ाम को देखते हुए इस पढ़ाई को हम लोग कर रहे हैं। नहीं तो ज्ञान का कोई लिमिट है, अनलिमिट नॉलेज है। इसीलिए जो भी जाने उसको बढ़िया से जाने और सीखना है। अगर आपको याद भी है इसमें तो एक बार रिवीजन करिए। ये मत कसम खा लीजिए कि हम तो सब जानते हैं, हम नहीं सीखेंगे। ये आपके मन की एक अजीब तरह की भावना है, ये आपको नीचे दिखा सकती है। इसीलिए मन में जुनून रखिए कि हम सीखेंगे, क्योंकि हमारी जो ज़िंदगी है भाई वो सीखने से मना नहीं करती। हम लोग खुद ही, हमारे अंदर का जो ये मस्तिष्क है ना, ये थोड़ा हीरो बनता है। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण मान जान लिया जाए, कुछ महत्वपूर्ण वैल्यू जान लेते हैं जो एग्ज़ाम के लिए क्या हो सकता है, इम्पोर्टेंट हो सकता है, VVI हो सकता है कि नहीं। तो क्या क्या है कुछ देखिए जो कि जाने पहचान का होगा। जैसे समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है। याद आ रहा है ना, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई क्या होती है, बराबर होती है। अगर एक प्रतिबिंब की ऊंचाई 2 मीटर है तो वस्तु की भी ऊंचाई 2 मीटर होगी, तो कट के 1 आ जाएगा। तो समतल दर्पण के आवर्धन क्या होते हैं, +1 होते हैं। हीरा का अपवर्तनांक कई बार पूछता है, जो कि हम लोग जानते भी हैं, सब से अधिक होता है इसी का ना। हवा का तो लगभग सबसे कम 1 होता है, लेकिन हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है भैया, 2.42 होता है ना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ा जाए। टंगस्टन, याद आ रहे हैं जो बल्ब का फिलामेंट बनता है टंगस्टन धातु का ना, टंगस्टन धातु है, W से शायद संकेत करते हैं। तो टंगस्टन का गलनांक कितना, 3500 डिग्री लगभग मान लिया जाता है। ऐसे तो कहीं कहीं हमने देखा है कि 3400 लगभग 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास दे रहा है। तो उतना अब एक्यूरेट हमको नहीं लेके चलना है, लगभग में मान लीजिए 3000 से 3500 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। बहुत भयानक टेम्परेचर है। 100 डिग्री पे तो पानी खोलने लगता है। तो आप समझिए कि ये 3500 3500 पे ये क्या क्या हो सकता है। ये तो जो हमारे लोहा हुआ है भैया, ये लोग तो ये हजार का 15-2000 अगर डिग्री सेल्सियस दिया जाए तो वहाँ पर ये पिघल जाएंगे। ये टंगस्टन है। इसीलिए बल्ब का फिलामेंट बनाने में इतना पावरफुल चीज़ें चाहिए, है कि नहीं। प्रकाश की चाल ये तो फेमस है। निर्वात या हवा में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब क्या, 1 सेकेंड में कितना दूर चल जाएगा भैया, तो 3 × 10⁸ मीटर पे चल जाएगा। मतलब आप समझ सकते हैं 3 पे 8 वो 0, 3 पे 8 वो 0, तो आप जान लीजिएगा कितना बड़ा बात हो गया। 1 सेकेंड में उतना दूर चला जाए, बाप रे बाप, बहुत खतरनाक चीज़ है ये। एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं, 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। ये ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होंगे, 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक है। पीछे हम लोग पढ़े थे प्रकाश वर्ष, पढ़े थे ना कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, बताइए, दूरी के ना। चलिए, तो इसका वैल्यू भी होता है, देख लीजिए। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर, कहीं कहीं 9.446 × 10⁻15 दे देता है, तो मीटर में देगा, क्योंकि किलोमीटर से चेंज होके जाएंगे मीटर में, तब ये वैल्यू होगा। और ये बहुत बड़ी राशि है भाई, हल्का में मत लीजिएगा। 15 गो 0 समझ रहे हैं। अगर 2 को कटा भी दिया जाए, अगर यहाँ से समझिए 2, इसको अगर वैल्यू रखते हैं तो लंबा वैल्यू चला जाएगा ना। 12 गो 0 रखना मतलब बड़े वो हो जाएगा राशि, इसको गिनती करने में बड़ी तकलीफ होगी। तो हल्का में मत लीजिएगा प्रकाश वर्ष को, ये बहुत ज़बरदस्त है। क्या जी, 1 किलोवाट घंटा, जो कि पीछे आया था ना, 1 किलोवाट घंटा किसका मात्रक था, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक। ये कितना जूल के बराबर होता है बताइए, 3.6 × 10⁻6 जूल। याद आ रहा होंगे ना, 1 किलोवाट घंटा। तो 1 किलोवाट मतलब कितना, 1000 वाट। 1 घंटे में कितना सेकेंड भैया, 3600 सेकेंड, है ना। तो इस तरह से हमारे हो जाएंगे कितना 0, टोटल 5 0। अगर 1 अंक दे के लिखते हैं तो भाई ये बढ़ जाएंगे, और बढ़ने के बाद 1 अंक के बाद दिए हैं दशमलव तो 1 बढ़ा जाए, 2 अंक के बाद दशमलव देता तो 2 बढ़ जाता है, दशमलव हटाएंगे तो वो कट जाएगा, बटा में 10 से कटा के फिर उतना ला देंगे, है ना। तो इस तरह से ये जूल में भी आ गया, आप देख लीजिएगा।
HP याद आ रहा है, हॉर्स पावर। HP एक तरह की क्या है, विद्युत शक्ति का एक बड़ा मात्रक है। विद्युत शक्ति का एक क्या है, बड़ा मात्रक है, और इसका मान 746 वाट के बराबर होता है। ऑब्जेक्टिव में यहाँ से भी आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। एंगस्ट्रम जिस पर चर्चा किए थे, एक एंगस्ट्रम में वैल्यू कितना होता है प्रभु, 10 के पावर माइनस 10 मीटर के ये आसपास होता है। एंगस्ट्रम कहेगा तब कुछ अलग भी मान देता है, जैसे नैनोमीटर क्या देता है प्रभु, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर देता है ना, तो नैनोमीटर माइक्रोमीटर कहेगा तो भाई इसका बात अलग है। 10 के पावर माइनस 6 मीटर होता है, नैनो के लिए 10 के पावर माइनस 9 मीटर होता है। पिकोमीटर भी कहीं कहीं लिखता है, तो 10 के पावर माइनस शायद 12 मीटर होता है ना, देखिएगा। ये भी बातें मात्रक है भाई, दूरी है, ये सब मापने का सूक्ष्म है, सूक्ष्म मापन है ये दूरी का। तो इधर हम नहीं जा रहे हैं, हम यहाँ पर हैं। एक एंगस्ट्रम में इतना मीटर होता है, ये विद्वानों के लिए है, याद रखेंगे ना। चलिए अगला क्या है, एक कैलोरी। कैलोरी जो है ये भी एक तरह के ऊर्जा का मात्रक ही है, जो जैविक जीवों के लिए हम लोग खाना पीना खाते हैं तो हम लोग को ऊर्जा मिलता है, इसकी माप कैलोरी में होती है। तो एक कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं। एक कैलोरी में कितना जूल होते हैं, 4.2 जूल होते हैं। एक और पॉइंट है कि मानव शरीर का प्रतिरोध बताइए, तो मानव शरीर का ये प्रतिरोध 50,000 से लेके 1 लाख ओम तक है। अभी अलग अलग शर्त भी होते हैं, अगर शरीर की स्थिति कभी ये तो हमें लग रहा है कि सूखा की स्थिति रहेगी तब बात हो रहा है, जब शरीर अभी सूखा अवस्था में है। अगर कोई गर्मी से भींज गया है, उसको पानी से गीला हुआ है, तो भाई उसका मान अलग हो जाता है, शायद 1000 से ऊपर के आसपास हो जाता है ना, 1000 से 2000 के आसपास। तो ये जो है किस अवस्था में है प्रतिरोध मानव का, तो जब ये शरीर सूखी अवस्था में रहेगी तब की बात कर रहा है। 50,000 से कितना बोलिए, कितना 1 लाख तक ओम पहुंच जाएगा। तो इस तरीक़ा से हमें उम्मीद है कि आज आप जो भी है इस क्लास को अच्छे से किए, और इस क्लास में हम लोग क्या क्या बात करने वाले थे आप तो देख ही रहे होंगे इस पर, जिसमें हम लोग आज जो टॉपिक लेके चले थे, एसआई मात्रक, रासायनिक सूत्र, धातु एवं अयस्क, भौतिक के सूत्र, फूल फॉर्म, महत्वपूर्ण मान, ये तमाम जानकारियाँ आज के इस क्लास में हम लोग समाप्त किए। तो हमें उम्मीद है कि एग्ज़ाम के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, और ये साबित महत्वपूर्ण तभी होगा जब आप भी मेहनत इस पर करेंगे, है ना। ये नहीं कि बस आप एक वीडियो के जैसा इसे देख लिए, तो ऐसे नहीं होगा। आप इसे नोट भी करें अपने कॉपी में, इसको बार बार रिवीजन करें, और तब देखिए एग्ज़ाम के लिए आपका ये बेस्ट साबित होगा। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से आने वाले अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।